गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है हमारी आप लोगों को? ओके ओके, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? ओके ओके ओके, तो स्टार्ट किया जाए क्लास। आज जो है हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न पहला ये आता है कि व्हाट इज प्रिविटी, ठीक है। प्रिविटी क्या है? प्रिविटी मीन्स क्या होता है? प्रिविटी मीन्स अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, यानी दो व्यक्तियों के रिलेशन को हम प्रिविटी कह सकते हैं, ठीक है। यानी दो व्यक्तियों के लीगल रिलेशन को, ठीक है। जैसे ए और बी, कोई लीगल रिलेशन यानी एनी टर्म ऑफ लॉ के अंतर्गत अगर क्लोज्ड होते हैं, आते हैं, तो उसको हम प्रिविटी के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रिविटी में रहते हुए, लीगल रिलेशन में रहते हुए या लीगल बाउंडेशन में रहते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या कंसीडरेशन के फुलफिलमेंट की बात करता है, तो उस कंडीशन में ये माना जाता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है कि नहीं है। दूसरी चीज, क्या वो कंसीडरेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो पहला प्रश्न ये आता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे यहाँ लागू है कि नहीं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही किया जा सकता है और उसका एनफोर्समेंट उन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में ही कोई व्यक्ति कर सकता है, अन्य कोई पर्सन नहीं कर सकता। नॉट एनी अदर पर्सन कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन मेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होता है तो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये लॉ, ये रूल्स, नियम इंडिया में है, ब्रिटेन में नहीं है। वहां प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किया गया है। इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया गया है टू द एक्सटेंट दैट पार्टी कैन एनफोर्स इटसेल्फ ओनली। यानी दो व्यक्ति अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो केवल अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्टी हैं तो ये सिर्फ इन्हीं दोनों में से कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करेगा, अन्य कोई व्यक्ति नहीं करेगा। इसी तरह अगर कंसिडरेशन की बात आती है, ठीक है, प्रतिफल की बात आती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि क्या अगर दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या तीसरा व्यक्ति कोई प्रतिफल दे रहा है? ये राजगुरु जी, राज कौन है? अपना मन चाहा भैया, ये सब मैसेज क्या है? व्हाट इज दिस? लव ब्रेकअप प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड इट इज ए क्लास ऑफ लॉ to talk about only law. It is not related to your problem or advertisement place. It is given as a Allahabad Parivar family and you can advise at the Facebook or any other site. So don't disturb this type of activities. ठीक है, इस तरह के उससे परेशानी ना क्रिएट करें।
हमारे कहने का मतलब है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी व्यक्तियों के आपसी संबंध के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप लोग आर्बिट्रेशन जैसा कि मध्यस्थता पढ़े होंगे, उसमें जानते हैं कि कोई भी अगर मध्यस्थ, किसी भी दो पार्टियां मिलके एक मध्यस्थ को अपॉइंट करती हैं और वो कोई अवार्ड या पंचाट पास करता है, देता है, तो केवल वो किसके पर बाध्यकारी होता है? केवल वो पार्टी कंसर्न पर ही बाध्यकारी हो सकता है, अन्य किसी पर बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन दो चीजें हैं। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि केवल वही व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो व्यक्तियों के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इन्हीं दोनों में से कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। लेकिन अगर वही प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन की बात आती है तो उसमें कहा गया है, भारतीय संविदा विधि में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि कंसीडरेशन किसी भी व्यक्ति से भी आ सकता है, यानी ईच अदर है, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर है, यानी कंसीडरेशन एक व्यक्ति दूसरे को देगा। लेकिन इन केस अगर वो व्यक्ति किसी तीसरे के द्वारा, एनी अदर पर्सन के द्वारा वो कंसीडरेशन आता है तो भी वो कंसीडरेशन वैध माना जाएगा। और ये माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अगर तीसरे व्यक्ति के द्वारा कंसीडरेशन उसमें दिया गया है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कंसीडरेशन किसी अन्य सोर्स से आने के कारण वो इनवैलिड नहीं होना चाहिए, न होगा, क्योंकि कंसीडरेशन का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि कंसीडरेशन होना चाहिए। सेक्शन 10 यही कहता है, धारा 10 यही कहता है कि किसी भी रूप में कंसीडरेशन होना चाहिए और इट मस्ट बी सम प्राइस, ये कुछ मूल्य के रूप में होना चाहिए जिसकी कोई वैल्यूएबल हो, वैल्यू हो। ठीक है, यानी स्ट्रेंजर, एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेंजर कैन नॉट इन्फोर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में ये लॉ है, भारत में लॉ है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई स्ट्रेंजर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता है, केवल पार्टीज बिटवीन जो है वही उस एक्ट को एनफोर्स करा सकती हैं। अब दो चीजें होती हैं कि एक वॉलंटरी सर्विस होता है और एक रिक्वेस्टेड सर्विस होता है। तो जब हम कंसीडरेशन की बात करते हैं तो कंसीडरेशन में हम दो चीजें देखते हैं कि जो वॉलंटरी सर्विस इन फ्यूचर, अभी आप लोगों को हम पिछली क्लास में बताए थे कि कंसीडरेशन में अगर कोई व्यक्ति प्रॉमिस करता है या फॉर वॉलंटरी सर्विस अगर वो कहता है कि नहीं मैं इस चीज को आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, भविष्य में मैं आपको 50 रुपया दूंगा। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि वो बटुआ खोया रहता है, वो बटुआ ले आके उस व्यक्ति को वापस कर देता है और वो कहता है कि ठीक है आपको इसके एवज में मैं 50 रुपया भविष्य में दूंगा। ठीक है, उसके अंतर्गत ये माना गया कि कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, देख लीजिए, क्षमा चाहेंगे, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है क्या। देन आफ्टर ये माना गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इन फ्यूचर कंसीडरेशन करता है, वॉलंटरली करता है, तो वो कंसीडरेशन तो माना जाएगा पर गुड कंसीडरेशन नहीं माना जाता है। कंसीडरेशन हमेशा, प्रतिफल हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट ही गुड कंसीडरेशन की परिभाषा में आता है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट है, अगर उस सर्विस है उसका, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि वो कंसीडरेशन गुड कंसीडरेशन की परिभाषा में आएगा। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे यहाँ इंडिया में एक केस है जिसको लिख लीजिए चाहे तो, MC चाको, MC चाको वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। MC चाको वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर।
1969 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको एनफोर्स कराने के लिए केवल वही दो व्यक्ति अगर किसी विशेष रिलेशन के द्वारा जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, हमारी बात को ध्यान दीजिए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, ठीक। अब तक ये समस्या नहीं आई, यही भाई जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंतर्गत जितने प्रॉमिस है दोनों के लिए बाध्यकारी हैं, एक दूसरे के लिए बाध्यकारी हैं, लेकिन फिर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी रिलेशन द्वारा, या तो ब्लड रिलेशन, जैसे हमने अभी लव एंड अफेक्शन वाला एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है, उसके बाद ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, उसी के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी आया है, ठीक है। यानी ये समस्या थी कि अगर कंसिडरेशन, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दो किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसी तरह अगर हम ध्यान देंगे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि जो एक्सेप्शन क्रिएट किया गया सेक्शन 25 के द्वारा, ये एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर लव एंड अफेक्शन में विदाउट कंसिडरेशन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, तो उस कंडीशन में उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं ये संबंध को, चाहे वेदर इट इज रिलेटेड टू अ ब्लड रिलेशन और इट हैज बीन मेड बाय लॉ, कोई भी संबंध या तो लॉ के द्वारा बनाया गया हो या ब्लड रिलेशन से हो, जिसमें लव एंड अफेक्शन के अंतर्गत ये ध्यान दिया जाएगा कि वो व्यक्ति उस संबंध के अंतर्गत अगर कोई कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के भी कोई एग्रीमेंट कर लेता है तो वो क्या होगा, वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन सामान्य नियम यही है कि कोई भी व्यक्ति विदाउट कंसिडरेशन अगर एग्रीमेंट करता है तो वो वाइड होगा। इसीलिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है इन अ लिविंग विद अ स्पेशल रिलेशन, वेदर इट इज रिलेटेड टू लॉ और बाय अ ब्लड रिलेशन, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज एमसी चाको वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में सुप्रीम कोर्ट ने किया 1969 में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि आगे कुछ चीजें आती है जिसमें ये कहा गया कि कौन सा व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पार्टी भी नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या वो इन्फोर्स करा सकता है कि नहीं करा सकता है। इंग्लिश लॉ में हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट है, इफ अ पर्सन नॉट ए पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसको किसमें, एक केस है दत्तन वर्सेस पूले, दत्तन वर्सेस पूले, DUTTON, दत्तन वर्सेस POOLE, दत्तन वर्सेस पूले। मिनट, 1677 में इस केस को डिसाइड किया किंग बेंच ने, और ये अपहेल्ड किया, ऑब्जर्व किया कि इंग्लैंड में अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर वो व्यक्ति एनफोर्स नहीं कराना चाहता है तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फला व्यक्ति एनफोर्स कराएगा, ठीक है। वो दो पार्टी हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, लेकिन वो क्या करता है, अपना पावर डेलीगेट कर देता है, एनफोर्स करने के लिए डेलीगेट किसी तीसरे व्यक्ति को करता है, और वो तीसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको एनफोर्स
कराता है, उसके लिए पिटीशन डाल सकता है, सूट डाल सकता है। लेकिन इंडिया में ये लॉ अप्लाई नहीं किया गया और ये माना गया कि यहाँ पे कोई भी तीसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता, चाहे वो किसी स्पेशल रिलेशन के द्वारा ही जुड़ा क्यों ना हो। केवल एक अंतर आप लोग समझ लीजिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई तीसरा व्यक्ति एनफोर्स नहीं करा सकता, ये नियम है इंडिया में, भारत में ये लॉ है। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर कंसिडरेशन देता है तो वो लागू है, भारत में ये अप्लाई है कि अगर तीसरा व्यक्ति कंसिडरेशन दे सकता है, प्रतिफल के रूप में दे सकता है। जैसे मान लीजिए मैं और कौस्तुभ जी ये कॉन्ट्रैक्ट किए कि ऐसा है कि आप जो है अपनी जो बाइसिकल है वो हमको बेच दीजिए, ठीक है। वो बाइसिकल बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये समस्या हुई कि अपनी वो साइकिल हमको अगर बेच रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अच्छा इसका पैसा जो है वहाँ जो है लल्ला चुंगी पे जाके, यानी इट इज ए प्लेस इन इलाहाबाद, किस वहाँ पे जाके फला व्यक्ति से ले लेना, या हॉस्टल में जाके किसी व्यक्ति को मैं बता देता हूँ उस व्यक्ति से ले लेना उसका पैसा। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं हो सकता है, वैध कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट वैलिड है, वाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा कि कंसिडरेशन या तो इटसेल्फ या एनी अदर पर्सन, या तो उसमें कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन में आप देखेंगे तो कहा गया है प्रॉमिसी इटसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा वो कंसिडरेशन क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है, दिया जाता है। उस कंडीशन में माना जाएगा कि भारत में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया कंसिडरेशन भी अगर वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्स कराने के माध्यम में, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के रिलेशन में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसी तरह आगे हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी नहीं है तो क्या वो एनफोर्स करा सकता है कि नहीं करा सकता है। इसमें आइए ट्विडल वर्सेज एटकिंसन का एक केस है, ट्विडल TWIDDEL, ट्विडल वर्सेज एटकिंसन, ATKINSION, ट्विडल वर्सेज एटकिंसन, KINSON, ट्विडल वर्सेज एटकिंसन। ये है 1954 क्वीन बेंच का जजमेंट है। क्वीन बेंच ने इसमें डिसाइड किया और दो डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज किया और कहा कि कोई भी कंसिडरेशन अगर पास्ट कंसिडरेशन के रूप में होता है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ठीक है। पास्ट कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है, न ही किसी स्ट्रेंजर को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसको एनफोर्स करा सके। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है तो उसका एनफोर्समेंट केवल दो ही तीन स्टेज में हो सकता है कि अगर वो किसी स्पेशल रिलेशन के द्वारा जुड़े हों तो हमारे यहाँ भारत में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जबकि इंग्लैंड में है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किया गया है। इसमें एक केस लिख लीजिए आप लोग, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट affirmed by Dunlop Pneumatic Tire Company, Dunlop Pneumatic Tire Company versus Self-Right and Company, 1915 Apex Code।
इसमें कहा गया कि कंसिडरेशन इन केस, अगर मान लीजिए इसमें डनलप वाले कंपनी में अफर्म किया गया कि कोई व्यक्ति अगर कंसिडरेशन उससे जो एग्रीमेंट करता है, ये क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर कोई दो व्यक्ति कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उस एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या उस व्यक्ति द्वारा जिसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है वो रिफर करता है, वो कंसिडरेशन दिया है कि नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के द्वारा रिकॉग्नाइज करते हुए ये माना गया कि अगर इटसेल्फ प्रॉमिसी, जो हमारा डेफिनेशन है सेक्शन 2D में एग्जैक्टली उसमें एक्सप्लेन किया गया है, कहा गया है कि या तो प्रॉमिसी या प्रॉमिसी के द्वारा किसी अदर व्यक्ति के द्वारा वो कुछ ना कुछ दिया गया हो प्रॉमिस के रूप में, कंसिडरेशन के रूप में, तो उसको कहता है कि नहीं, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कंसिडरेशन हो, तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता है, लेकिन कंसिडरेशन को देने के लिए किसी तीसरे को लिया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लिया जा सकता है। आज थोड़ा सा आप लोगों से समय अभाव के कारण, अभी हमें एक जगह बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाना है, तो इसलिए आज शॉर्ट टॉपिक है, छोटा सा समय लिया हूँ, और अगले टर्न पर इसको एक्सप्लेन करते हुए और विस्तृत तरीके से हम लोग आगे अब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अराइज होते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, इस सब चीज़ों पे हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज के ट्रेड के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को ट्रेड रेस्ट्रेन किया जाता है, ठीक है, 26 में कहा गया है कि इफ अ पर्सन हैज बीन बार्ड, सेक्शन 26 में इफ अ पर्सन हैज बीन बार्ड फ्रॉम ए मैरिज, अगर किसी व्यक्ति को रोका द्वारा जाता है, शादी करने से रोका जाता है किसी विशेष कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। इसी तरह किसी व्यक्ति को 27 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को ट्रेड, व्यापार, प्रोफेशन, उसकी गुडविल को अगर करने से रोका जाता है तो वो भी वाइड माना जाएगा, और वो उसके सारे टर्म एंड कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब तक जो मैंने पढ़ाया है 5 मिनट के अंदर, कोई नहीं पूछेगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।